ये कहानी एक ऐसे एमसी की है जिसने अकेले एक पूरी किंगडम को तबाह कर दिया था। उसने अपने सारे गोल्स पूरे कर लिए थे और जब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं तो उसने पीस आउट कर लिया। लेकिन मरने के बाद सीधे आफ्टर लाइफ में जाने के बजाय वो वापस चला गया उस वक्त में जब वो 14 साल का था। उसी वक्त जब हर कोई उसे बुली करता था और वो माना जाता था एक एस ग्रेड लूजर। पर अब जैक के पास अपने पिछले जन्म का पूरा एक्सपीरियंस है। इस बार वो सब कुछ बदलने वाला है। उसे बदला लेना है उन सबसे जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। तो क्या कुछ बदलने वाला है इस सेकंड रन में? चलिए जानते हैं उस पल से जहां से सब शुरू हुआ। ये एक फुल मून नाइट है और हमारे प्रोटैगनिस्ट के मुताबिक जब कोई 34 साल का होता है तो जिंदगी को पीछे मुड़कर देखने का मन करता है। वो उस हेलिश बैटलफील्ड पर बैठा है और सोचता है, मैंने कहाँ गलती की। जख्मी, थका हुआ, लड़ाई के बाद अब वो आगे बढ़ता है। मन में एक ही ख्वाहिश, काश उसके पास कोई बजट एक्सकेलिबर होती ताकि वो अपनी बहन को एम्पायर के हवाले होने से बचा पाता। वो बैठ जाता है, थका हुआ और टूटा हुआ। सोचता है शायद मैं वो मॉन्स्टर ना बना होता अगर, लेकिन फिर याद आता है अगर ऐसा ना होता तो वो अपनी मास्टर से नहीं मिलता। वही मास्टर जिसने उसे सब सिखाया जब वो एक लेवल 1 नूब था। जैक को लगता है काश वो और बेहतर स्टूडेंट होता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। वो जानता है ये सब जो हुआ वो चाहता नहीं था। इन्हीं ख्यालों में डूबा होता है कि एक लड़का उसके पास आता है। कोई फ्रेंडली उनो खेलने नहीं आया, वो तलवार लेकर कांप रहा है। जैक समझ जाता है शायद आज उसका अंत एक बच्चे के हाथों होना है। लड़का कहता है, तू ही है जिसने मेरे पिता को मारा था, और फिर उसे मॉन्स्टर कहता है। लेकिन जैक को अब उस शब्द से फर्क नहीं पड़ता। वो बस सोचता है कुछ नया तो कह भाई। मॉन्स्टर सुन सुनकर पक चुका हूँ। हालांकि शरीर जख्मों से भरा है, पर जैक एक बार फिर खुद को पुश करता है। उसने एम्पायर तक को तबाह कर दिया है, पर ये इंसल्ट उसे अंदर से खा जाती है। लड़का और डर जाता है, लेकिन इस इंटरेक्शन से जैक को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो लड़के से उसका नाम पूछता है, तुम्हारा नाम? लड़का जवाब देता है, जैक स्टीवर्ट। सुनते ही जैक चौंक जाता है, क्योंकि मेरा भी नाम जैक है। लड़का कहता है कि जैक ने उसके पिता को मारा, लेकिन जैक की किल लिस्ट इतनी लंबी है कि उसे कोई स्टीवर्ट याद ही नहीं। लड़का रोने लगता है, मुझे अपने पापा की जरूरत थी, वो अच्छे नहीं थे। पर थे। जैक अंदर ही अंदर जल जाता है। तुझे अपने पिता की जरूरत थी? मुझे तो कभी कोई मिला ही नहीं। फिर भी वो माफी नहीं मांगता, उल्टा वो लड़के को ऑप्शन देता है, मार दे मुझे। छोटा जैक घबरा जाता है, दिल धड़कने लगता है। अगर मैं ये कर दूं तो मॉन्स्टर स्लेयर कहलाऊंगा। पर मॉन्स्टर जैक को पता है वो चाहता तो रिजेनरेट करके बच सकता है, पर आज नहीं। छोटा जैक सामने आता है, लेकिन फिर घुटनों पर गिर जाता है। तलवार हाथ से छूट जाती है। वो बस फूट फूट कर रोने लगता है। जैक उसे देखता है, अच्छा किया, तुझे बाद में पछतावा होता। शुरू में लोग तुझे हीरो कहेंगे, फिर पागल बना देंगे। जैक उसे समझाता है, तू रिग्रेट वाली जिंदगी मत जीना जैसे मैंने जी। छोटा जैक और भी ज्यादा रोने लगता है, और मॉन्स्टर जैक भी। शायद ये कोई जैक वाली चीज है। आखिर में मॉन्स्टर खुद को डेड घोषित कर देता है। युद्ध अब खत्म हो चुका है, लेकिन छोटा जैक सोचता है इतनी पावर होते हुए भी इसने इतनी ब्लडशेड क्यों की। पर जैक के पास खुद इसका जवाब नहीं है। वो अब स्वे करता है, गिरता है और मर जाता है बिना कुछ एक्सप्लेन किए। सेंसेस धीरे धीरे फेड हो जाते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक सोच आती है, अगर मैं वापस जा पाता क्या मैं अपनी जिंदगी की राह बदल सकता था? और फिर जैक बाइट्स द डस्ट। लेकिन अब चलिए जानते हैं कि वो पहले क्या था, क्योंकि ये एमसी किस्मत का सबसे अनलकी प्रोटैगनिस्ट था। जैक के पिता उससे नफरत करते थे। क्यों? इसका कोई रीजन नहीं था, और उसकी माँ तो उसी दिन मर गई थी जब वो पैदा हुआ था। उसने अपनी माँ को कभी देखा नहीं, बस एक पोर्ट्रेट के जरिए जान पाया कि वो कैसी दिखती थी। जैक के 2 सिबलिंग्स थे। सबसे बड़ी थी उसकी बहन, जो बहुत सुंदर थी, और उसका बड़ा भाई बस जड़ था। जैक का पूरा नाम था जैक वॉल्टियर, और उसने अपने उस बदकिस्मत परिवार से तंग आकर अपना नाम तक छोड़ दिया। उसका रिवेंज ही उसका लक्ष्य बन गया, और उसने थुलान एम्पायर की पूरी ब्लड लाइन को मिटा दिया। फिर भी वो रुका नहीं, कंक्वेस्ट जारी रहा, और जब हर गोल पूरा हो गया तब उसने मौत को गले लगा लिया। लेकिन अब लगता है उसे किसी ने फैक्ट्री रिसेट कर दिया है। खुद को देखकर वो सोचता है, क्या ये कोई जादू है? हाउस वेल्टियर थिन किंगडम की नोबल फैमिली थी जो रॉयल फैमिली की वफादार थी। तीनों सिबलिंग्स में जैक सबसे छोटा था, एक मार्क्वेस की संतान। जब तक वो कोई बड़े सपने न देखे, जैसे परिवार का मुखिया बनना, तब तक उसे आराम से जीने की छूट थी। लेकिन हाउस वेल्टियर कोई आम घर नहीं था। जैक ज्यादातर वक्त रोज गार्डन में बिताता था, एक आइसोलेटेड विला, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में उसे एग्जाइल में रखा गया था। अकेलेपन का दूसरा नाम ही था वो विला। वहीं एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर जैक अपने विचारों में खोया होता है, तभी उसका एकमात्र नौकर रॉन आता है। वही रॉन जो उसका बटलर, सर्वेंट और शायद अकेला सच्चा परिवार था। रॉन उसे ड्रिंक देता है। जैक मजाक करता है, इसमें पॉइजन तो नहीं? रॉन हंसता है, शायद नहीं। जैक जानता है कि रॉन शेडी है,
फिर भी उसकी सेवा का शुक्रगुजार है। रॉन मुस्कुराकर चला जाता है। रोज गार्डन में जैक के अलावा 11 लोग हैं, एक रॉन और बाकी 10 रैंडम एनपीसी गार्ड्स। जैक को उनकी परवाह नहीं। उसका सवाल कुछ और है, अब मैं क्या करूं? वो चिल करता है, पर मन में कंफ्यूजन है। क्या ये सब सच है? मैं तो टाइम ट्रैवलर भी नहीं हूँ। अभी वो 14 साल का है, न हाथ में कोई कॉलस है न मना, यानी अब भी वो एक वीकलिंग है। तभी कोई आता है और जोर से उसके सिर पर मारता है। जैक चौंक जाता है, दर्द से सिर पकड़ लेता है। सालों बाद ऐसा फिजिकल दर्द महसूस कर रहा था। ऊपर से उसका नया ताजा टोटो जूस भी बर्बाद हो गया। गुस्से में इधर उधर देखता है। सामने है उसका बड़ा भाई फॉन वेल्टियर, वही जो कहता है तूने बड़े भाई को ग्रीट क्यों नहीं किया। जैक उसे देखता है नफरत से भरी नजर से। ये वही इंसान है जिसकी धमकियों की वजह से जैक कभी माना ट्रेन नहीं कर पाया। अब जैक अंदर से जल रहा होता है। वो खड़ा हो जाता है। अब उसे कोई डर नहीं। यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। जब फोन ने उस पर चाय फेंकी थी, उसे यूजलेस कहा था, धमकी दी थी, अगर तूने मैजिक या स्वॉर्ड्समैनशिप का सपना देखा तो जान से मार दूंगा। मार्की का खून होने के बावजूद फोन ने जैक को एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बना दिया था और कहा था, अगर तू मेरी हर बात माने तभी मैं तुझे भाई मानूंगा। उस पास्ट में जैक इतना कमजोर था कि लोग उसे देख हंसते थे। घर के लोग तो छोड़ो, बाहर के कॉमनर्स भी उसका मजाक उड़ाते थे। ये कोई नोबल है? ये सब संयोग नहीं था। इसके पीछे थे फोन और उसके मैटरनल साइड हाउसमैन। फिर भी जैक अब उससे कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन हाउस वेल्टियर में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, सबसे बड़ी संतान थी एक लड़की, जैक की बहन, और वही थी उसकी अकेली सहारा। वही थी जिसने जैक को हमेशा प्यार दिया। जब सब उसे छोड़ चुके थे, बहन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। एलिजाबेथ, जैक की बड़ी बहन, फैन से 1 साल बड़ी थी, लेकिन जेनेटिक्स ने उसका साथ नहीं दिया। इसलिए वो परिवार की अगली मुखिया नहीं बन पाई, क्योंकि वो एक लड़की थी। वो सबसे बड़ी थी, सुंदर भी, लेकिन उसकी किस्मत पहले से तय थी। उसे एक ऐसे परिवार में ब्याहा गया जिसे उसके पिता ने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए चुना था। वहाँ वो एक बंदी बनकर रह गई, सिर्फ बच्चों को जन्म देने की मशीन। फैन ही था जिसने उसका सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। वो उसकी बातें ड्यूक के बेटे और रॉयल फैमिली से बेहद घटिया अंदाज में करता था। जैक को जब ये सब याद आता है, वो अपने भाई को घूरता है, तू मर ही जाए तो बेहतर है। लेकिन फैन को जैक की नजरें पसंद नहीं आती और वो उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है। जैक उसका हाथ पकड़ लेता है। पूरा शॉक, यहाँ तक कि गार्ड्स भी चौंक जाते हैं। फैन बौखला जाता है, लेकिन जैक बिना डरे उसे फर्नीचर में फेंक देता है। अब फैन गुस्से से माना का उपयोग करने लगता है और अपनी तलवार निकालता है, एक निहत्थे 14 साल के बच्चे के खिलाफ। गार्ड्स ये देखकर थोड़े हिलते हैं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं करते, क्योंकि फैन को रोकना मतलब खुद की बर्बादी। जैक इस हिपोक्रेसी को देखकर बस हंस देता है। रॉन बीच में आता है, रुको फैन, ये जगह माना यूज करने लायक नहीं है। लेकिन फैन को फर्क नहीं पड़ता। वो रॉन को एक मुक्का मारता है। जैक को रॉन की हालत देखकर चिंता नहीं होती, क्योंकि रॉन कोई मामूली आदमी नहीं, उसके पास कई सीक्रेट्स हैं। अब फैन जैक को और रॉन को मारने की धमकी देता है, डिसरिस्पेक्ट के लिए। जैक उसकी बात काटते हुए कहता है, तू बहुत बोलता है। फैन और बौखला जाता है और तलवार चला देता है। जैक ने कभी ट्रेनिंग नहीं ली, न ही मना है उसके पास, लेकिन फिर भी वो डटा रहता है। फैन की तलवार से बचते हुए जैक पल में पास पहुंच जाता है। फैन एक 3rd सर्कल माना यूजर है और खुद को फैंसी ऑरा से घेर लेता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड स्किल्स उतनी इंप्रेसिव नहीं है। जैक सोचता है, क्या इसे उठा के फेंक दूं? लेकिन फिर डिसाइड करता है, नहीं, इसे असली सबक देना होगा। वो सीधे फैन का चेहरा पकड़ता है और उसे एक पिलर में दे मारता है। शायद उसकी खोपड़ी टूट गई हो, लेकिन जैक बस अपना हिसाब चुकता कर रहा है। ह्यूमिलिएशन का छोटा सा हिस्सा जो उसने वर्षों तक झेला था। फैन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब पूरा रोज गार्डन स्पीचलेस है। एक गार्ड तलवार की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैक उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखता है। उस तलवार को छुआ तो घुटना उड़ जाएगा। बस इतना काफी था। गार्ड पीछे हट जाता है। फिर जैक फैन के बाल पकड़ता है और उसे घसीटता हुआ एक पानी के तालाब तक ले जाता है। काफी भारी है, वो सोचता है। वहां पहुंचकर जैक को एक नया आइडिया आता है। वो फैन का सिर पानी में डुबो देता है। शुरू में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर वो तड़पने लगता है। जैक सोचता है, इतना शौक में है कि माना यूज करना भूल गया। भाई को डुबाते हुए जैक को सब याद आता है। एलिजाबेथ की शादी के बाद फैन ने उनके पिता को जर दे दिया और खुद मार्केस बन बैठा। फिर वो बना एक घटिया इंसान जिसने हाउस वल्टियर को बर्बाद कर डाला। लेकिन जैक को घर या पिता की परवाह नहीं। उसे गुस्सा है सिर्फ इस बात का कि एलिजाबेथ की बलिदान बेकार गया। वो एक ब्राइट और काइंड लड़की थी, लेकिन एम्पायर की ओर जाते समय वो जानती थी कि उसका अंजाम क्या होगा। फिर भी परिवार के लिए चली गई। वो जिसकी दुल्हन बनी, वो था एम्पायर का 4th प्रिंस, एक ऐसा इंसान जो किसी करप्ट पॉलिटिशियन से भी घटिया था। एलिजाबेथ की शादी वाले दिन उस प्रिंस ने कह दिया, तू मेरी लीगल वाइफ भी नहीं है, बस दिखावे के लिए मुस्कुरा ले। और एलिजाबेथ ने सिर्फ अपने परिवार के लिए वो सब सह लिया। एलिजाबेथ की मजबूरी याद करके
जैक का खून खौलने लगता है। अगर वो और सोचता रहा तो हल्क बन जाएगा। तभी वो एक दृश्य देखता है जो उसने कभी नहीं सोचा था। उसका बड़ा भाई फाइन डर के मारे कांप रहा है और मदद की भीख मांग रहा है। जैक को ये वही डर भरा चेहरा लगता है जो उसने अपनी पिछली जिंदगियों में अपने शिकारों के चेहरे पर देखा था। वो फाइन को सोचने का मौका देता है, याद कर तूने क्या किया। लेकिन फाइन को कुछ याद नहीं आता। अब जाकर उसे परिवार का महत्व समझ में आता है। जैक आखिरकार अंतिम घूंसा मारने वाला होता है, तभी कोई और उसे रोकता है, रॉन, उसका वफादार सेवक। रॉन की बात सुनकर जैक रुक तो जाता है, लेकिन फाइन को यूं ही छोड़ना उसे मंजूर नहीं। तो वो फाइन का सिर एक बार फिर पूल के किनारे दे मारता है, फिर उसे छोड़ देता है। वो एक गार्ड को आदेश देता है, जो कुछ बचा है इसे उठा ले जाओ, गनीमत है फाइन मरा नहीं। जैक अपने हाथ छाड़ता है, अच्छा काम किया। तभी रॉन से उसकी टक्कर होती है। कोई बात नहीं करता, लेकिन परिवार में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। फाइन बेहोश था, उसे नौकरों ने उठाया और उसके घावों का इलाज किया गया। असल में फाइन जैक का स्टेप ब्रदर है और उसे अपनी माँ की तरफ से हाउसमेन्स का पूरा समर्थन है। वो हाउस वैल्टियर का अगला उत्तराधिकारी बनने वाला था, लेकिन जैक ने उसका चेहरा तोड़ दिया। अब वो बिस्तर पकड़ चुका है और पानी से डरता है। परिवार इस अपमान से गुस्से में है। बाहर अब ये भी चर्चा है, जैक ने ट्रेनिंग भी नहीं ली तो इतना स्ट्रांग कैसे। फेन एक टैलेंटेड थर्ड सर्कल यूजर था, 17 की उम्र में माना मास्टर कर लिया था। अब उसे उसके छोटे भाई ने हरा दिया। जैक के पास कैसी शक्ति है और उसने अब तक उसे छिपा क्यों रखा था। अगले साल फाइन को उत्तराधिकारी घोषित किया जाना है, लेकिन अब पूरे घर में सिर्फ जैक की चर्चा है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं, क्या जैक इस पद से जलता है। अब सभी की नजर मार्क्वी वैल्टियर पर है, जैक का पिता। मार्क्वी आदेश देता है, जैक को तुरंत मुख्य भवन लाओ। उसी वक्त जैक केक खा रहा होता है। नौकर दौड़कर रॉन को सूचना देते हैं। रॉन जैक को बताता है। जैक उठता है और खुद अकेले जाने का फैसला करता है। रॉन उसे शुभकामनाएं देता है। जैक निकल पड़ता है। भवन में सब उसे घूर रहे होते हैं, जैसे वो कोई कातिल हो। डेथ स्टेयर्स की बौछार, लेकिन जैक को फर्क नहीं पड़ता। रैंडोस की बातों से मुझे क्या। वो मार्की वल्टियर के कमरे तक पहुंचता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। कोई कुछ नहीं कहता, जैसे उसे ताना मार रहे हों। जैक उन्हें अटेंशन में लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है। जैक को अब ये सब मजाक लगने लगता है। वो एक गार्ड का घुटना लात मारकर अटेंशन खींचता है। अब गार्ड का चेहरा अजीब सा बनता है, या तो गुस्से में है या पेट में दर्द है। लेकिन जैक कामली कहता है, ये चेहरा बदल वरना तुझे जमीन से उठाना पड़ेगा। अब गार्ड बोल पड़ता है, क्या कहा तूने। फिर जैक उसे दोबारा लात मारता है। अब की बार वो गिर जाता है। जैक उसे बताता है, मार्किस ने बुलाया है, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। गार्ड कहता है, हमें कारण बताने की इजाजत नहीं। जैक समझ जाता है, तो ये सब मुझे सजा देने का तरीका है। वो पीछे मुड़ता है, जाने लगता है। गार्ड पूछता है, कहाँ जा रहे हो। जैक कहता है, अगर बात इतनी जरूरी है तो मार्किस खुद आकर बात करे, और वो चला जाता है। ये सुनकर दोनों गार्ड्स की जबड़े गिर जाते हैं। इतनी बेअदबी। इस पूरे इंसिडेंट की रिपोर्ट मार्किस को दी जाती है। मार्की वल्टियर ये सुनते हैं, हंसते हैं। तो अब जैक सच में बदल चुका है। जैक विला के बाहर खड़ा अपने पिता का इंतजार कर रहा होता है। तभी दूर से एक भारी कॉन्वॉय आता दिखाई देता है। वही चेहरा, वही अकड़। जैक को देखकर लगता है मानो सब वैसा ही है जैसा पहले था। मार्की वल्टियर, वही लालची इंसान जिसने अपने सपनों के लिए जैक को कभी गुंडों के हवाले कर दिया था। जैक जानता है ये इंसान कभी पिता कहलाने लायक नहीं था। मार्किस पूछता है, तूने ये सब क्यों किया। जैक ठंडी निगाहों से घूरता है, किस बारे में बात कर रहे हो। जैक की ये एटीट्यूड वाली चाल फान की माँ को गुस्से से भर देती है। मार्किस जैक की माना प्रेजेंस जांचने के लिए खुद की एनर्जी फुल फ्लेयर करता है, पर जैक के पास कुछ नहीं। फिर पूछता है, क्या तू हाल ही में ट्रेन कर रहा है। जैक अपनी ड्रिंक का एक घूंट लेता है और कहता है, बस मन किया था। फान की माँ गुस्से में चीखने लगती है, लेकिन मार्किस का इशारा उसे चुप कर देता है। मार्किस कहता है, तू काम का है। जैक इस बात पर चिढ़ जाता है, मतलब अगर काम का ना होता तो बेटा भी नहीं होता। मार्किस पूछता है, तू चाहता है कि मैं तुझे अपना बेटा मानूं। पर जैक साफ कह देता है, उस जहाज की तो रवानगी बहुत पहले हो चुकी है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। मार्की बिना कुछ कहे चला जाता है। जैक चौंक जाता है, इतनी जल्दी जा रहे हो, फिर आए ही क्यों थे। कॉन्वॉय जाते वक्त जैक फान की माँ को देखता है और ट्रोल मोड ऑन करता है। चेहरे पर थोड़ी और रिंकल्स आ गई हैं क्या। जैक सार्कास्टिकली कहता है, फान की वजह से हो सकता है। कुछ ब्यूटी टिप्स दूं। फान की माँ का चेहरा जल भुन जाता है, लेकिन जैक को इससे प्योर जॉय मिलता है। फिर वह कहता है, फेलन इंसिडेंट के लिए माफ करना। कुछ देर बाद रॉन आता है और बताता है, तुम्हें 20 दिनों की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई है। रॉन उसे डांटता है, आखिर मेन बिल्डिंग में हुआ क्या। जैक कहता है, रिलैक्स करो रॉन, जब फान मुझे मारता था तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब मैंने थोड़ा सबक सिखाया तो अपराधी बन गया। रोज गार्डन वैसे ही आइसोलेशन में है, अब उससे भी ज्यादा कन्फाइनमेंट मिलेगा जैक को। जैक सोचता है, अब पनिशमेंट के साथ रॉयल एकेडमी भी शुरू होने वाली है। मैं 14 का हूँ और रॉयल एकेडमी में नोबल बच्चों की पढ़ाई होती है।
ये स्कूल 4 साल चलता है और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो चुका है, ये समर वेकेशन चल रही है। जैक को याद आता है उसकी प्रीवियस लाइफ की मास्टर का एकेडमी से गहरा कनेक्शन है। उसे अब उससे जरूर मिलना है। वो अपने कन्फाइनमेंट में बैठा पिकासो की तरह आर्ट बनाते हुए सोचता है 37 छुट्टियां बची हैं, कन्फाइनमेंट के 20 दिन और एकेडमी पहुंचने में 6 दिन लगेंगे। मतलब मार्किस चाहता है कि पनिशमेंट खत्म होते ही जैक सीधा एकेडमी जाए। जैक सोचता है इतनी यातना झेलने के बाद मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ, और फिर खुद से पूछता है आखिर मैं पास्ट में वापस कैसे आया। जैक अपने नौकर रॉन से पूछता है कि उसे कहाँ बंद किया जाएगा। रॉन पहले हिचकिचाता है लेकिन फिर बताता है उसे उन जगहों में बंद किया जाएगा जहाँ डोमेन के क्रिमिनल्स को डाला जाता है, यानी प्रिजन। ये सुनकर जैक सन्न रह जाता है। वेकेशन में जहाँ नोबल बच्चे सोशल पार्टीज और वैसल्स से मिलते हैं, वहीं जैक को सीधा जेल भेज दिया गया और जैक तो प्रिजन के लिए खुद ही निकल पड़ा, इससे पहले कि नाइट्स उसे लेने आते। रॉन उसकी हालत पर रोने लगा, लेकिन जैक ने शर्मिंदगी से बचने के लिए जल्दी निकलना बेहतर समझा। अब सेल में बैठे जैक को लगता है कि यहाँ की हालत जितनी सोची थी उससे थोड़ी बेहतर है। बेड, टॉयलेट और खाने के 3 टाइम मिल रहे हैं, लेकिन बिस्तर ऐसा लग रहा है जैसे डायनासोर युग से हो, और खाना प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ लंच ले। इस ह्यूमिलिएशन से जैक का खून खौल उठता है, क्योंकि इस दुनिया में डोमेन के नोबल्स अपनी टेरिटरी में कानून खुद लागू कर सकते हैं। तो मार्की वेल्टियर प्रैक्टिकली एक राजा है और उसी ने अपने बेटे को जेल में डाल दिया। जैक सोचता है कि अब घर वाले फेलन की तरफदारी कैसे करेंगे। शायद दिल से कि जैक ने कोई पॉइजन आर्टिफैक्ट यूज किया या डार्क मैजिक सीखी। एक सिनेरियो वो खुद इमेजिन करता है। उसने लालच में डार्क मैजिक सीखी, फेलन ने रोका, जैक ने हमला किया और भाई की खोपड़ी फोड़ दी। फिर भी फेलन ने उसे माफ कर दिया। यही सब सोचकर जैक दीवार पर सिर मारना चाहता है। अब वो प्लान बनाता है इस जेल से भागना पड़ेगा, लेकिन वो जानता है कि अभी उसका शरीर कमजोर है। हाइट 5'5", वेट 121 lbs। पिछली जिंदगी में वो जिंदा इसलिए रहा क्योंकि वो स्ट्रांग था। इस बार जेनोसाइड नहीं, लेकिन पावर जरूरी है। जैक का प्लान है एकेडमी जाकर फिर से पावर बनानी है। वहाँ की टैलेंटेड स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना है ताकि वो रॉन, एलिजाबेथ और अपनी मास्टर को बचा सके। तभी वो कुछ माना अपनी हथेली में इकट्ठा करता है, एक चमकती हुई स्पार्क। इस दुनिया में माना यूजर्स 10 सर्कल्स में बंटे हैं। फर्स्ट से थर्ड सर्कल बिगिनर्स, फोर्थ से सिक्स्थ एक्सपर्ट्स, सेवंथ से ऊपर हाई सर्कल्स और फिर 10th सर्कल वाले होते हैं मास्टर्स। जैक अकेला और छिपकर ये सब प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि 8 माना सर्कल बनाने में 2 घंटे लगते हैं। वो अपनी हथेली में मना बॉल बनाता है और महसूस करता है कि उसने पहली बार 17 की उम्र में ट्रेनिंग शुरू की थी। तभी कुछ कदमों की आवाज आती है और वो जल्दी से अपनी मना गायब कर देता है। वो बिस्तर में लेट जाता है और सोचता है कहीं ये मार्शनेस तो नहीं, लेकिन आवाज हल्की है, कोई और है। जैसे ही वो सेल के सामने आकर उसका नाम पुकारती है, जैक एकदम चौंक कर उठ बैठता है। ये वही आवाज है जिसे वो बस सपनों में सुनता था, और अगर उसके पास्ट मेमोरीज न होते तो शायद वो उसे कभी न देख पाता। वो कोई और नहीं, उसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ वेल्टियर है। जैक उससे मिलने जाता है और एलिजाबेथ अपने छोटे भाई की हालत देखकर परेशान हो जाती है। जैक राहत महसूस करता है क्योंकि एलिजाबेथ अब भी वैसी ही है जैसी वो उसे याद थी, काइंड और ब्यूटीफुल। एलिजाबेथ उसे जैकी कहकर पुकारती है, वो निकनेम जो उसने दशकों से नहीं सुना। एलिजाबेथ हैरान हो जाती है कि जैक ने डार्क मैजिक का सहारा क्यों लिया, जबकि वो तो उसे खुद मैजिक सिखा सकती थी। लेकिन जैक अपनी भावनाओं में खोया रहता है। एलिजाबेथ उसे जमीन पर वापस लाती है, पूछती है क्या वो ठीक है। जैक अपनी आंखें पोंछता है और कहता है मैं बस खुश हूँ कि मैं सपना नहीं देख रहा, तुम सच में हो। जैक अचानक सजेस्ट करता है हम पहाड़ों में भाग चलते हैं। एलिजाबेथ इस सुझाव से थोड़ी उदास हो जाती है। जैक जानता है कि फोन और उसकी माँ एलिजाबेथ से कैसा बर्ताव करते हैं, इसलिए वो चाहता है कि वे कहीं शांत जगह पर जाकर एक सही सूटर ढूंढें। लेकिन जब वो मार्किस की बात शुरू करता है, एलिजाबेथ चिल्लाकर उसका नाम लेती है। एलिजाबेथ उसे समझाती है कि जो भी हुआ हो, मार्की उनके पिता हैं और उन्हें नहीं चाहिए कि जैक ऐसा कुछ कहे फिर से। वो चाहती है कि जैक थोड़ी देर और सब्र करे। ये सब सुनकर जैक को अपने पास्ट लाइफ की बातें याद आ जाती हैं। वो सॉफ्टली कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत सालों बाद। फिर जैक खड़ा होता है और एलिजाबेथ को सेल के दरवाजे से पीछे हटने को कहता है। जब वो हटती है, जैक अपने हाथ में माना इकट्ठा करता है और एक झटके में सेल का ताला तोड़ देता है। एलिजाबेथ हैरान रह जाती है, तूने माना सर्कल बनाना कब सीख लिया? जैक तेजी से उसके पास दौड़ता है और उसे जोर से गले लगाता है। वो रोने लगता है और माफी मांगता है, लेकिन एलिजाबेथ का कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। जैक कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। मैं तुम्हें वो जिंदगी दिलाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। एलिजाबेथ उसे पीठ पर थपथपाती है, लेकिन जैक का ये बिहेवियर यूं ही नहीं है। अपने पास्ट लाइफ में
जैक ने एलिजाबेथ के हस्बैंड चौथे प्रिंस से इंटरोगेशन के दौरान जाना था कि एलिजाबेथ पर कैसे अत्याचार हुए थे। वो बात इतनी भयानक थी कि जैक द रिपर भी ललाबाई लगे। जैक ही एकमात्र इंसान था जो जानता था एलिजाबेथ के साथ क्या होने वाला था। वही वजह थी कि जैक ने थुलोन इंपीरियल फैमिली का सफाया कर डाला, प्रिंस से शुरू करके। अब थोड़ा बैक स्टोरी। जैक अपने पिछले जीवन में 17 साल की उम्र में घर से भाग गया था। 10 साल बाद थिन किंगडम और हाउस वल्टियर का अंत हो गया। थूलन एम्पायर ने पूरे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पर राज कर लिया, पर कुछ लोग हाउस वॉल्टियर से जिंदा बचे थे। एलिजाबेथ जब ये सुना कि उसका परिवार जेल में डाल दिया गया है, वो चौथे प्रिंस के सामने घुटनों पर गिर गई। उसने अपने परिवार को बचाने की भीख मांगी, लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ उसकी वैध पत्नी नहीं थी, उसने उसे धक्का दे दिया और मुंह फेर लिया। एलिजाबेथ ने हार नहीं मानी। वो 4 दिन बारिश में भीख मांगती रही। अंत में एम्परर और चौथे प्रिंस ने दया दिखाने का नाटक किया और परिवार को बख्शने का वादा किया। कम से कम यही कहानी पूरे महाद्वीप में फैलाई गई, पर असली सच जैक ने बहुत बाद में पता किया। जब एलिजाबेथ प्रिंस को धन्यवाद कहने गई, प्रिंस ने बताया कि उसने बस उसे ब्लैकमेल करने का तरीका खोजा था। मैं तुम्हारे परिवार को कभी भी खत्म कर सकता हूँ, उसने कहा, और एलिजाबेथ को उसकी कठपुतली बना लिया। वहीं से उसकी जिंदगी नरक बन गई। एलिजाबेथ सिर्फ प्रिंस की नहीं, एम्परर और तीसरे प्रिंस की भी प्लेथिंग बन गई। असली बीवियां ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाईं। आखिर में प्रिंस ने उसे छोड़ दिया। फिर बाकियों ने एलिजाबेथ को एक सुनसान विला में बंद कर दिया, जहां वो तिल तिल कर मरती रही। तब तक हाउस वल्टियर भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, और जैक तक ये खबर पहुंची तब तक वो इतना ताकतवर बन चुका था कि सीधे इटाची मोड में चला गया। उसने थूलोन एम्पायर को जड़ से मिटा दिया, किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उन सभी फैमिलीज को भी खत्म कर दिया जो थुलोन रॉयल ब्लड लाइन से किसी भी तरह जुड़ी थीं। पूरा थुलान एम्पायर इतिहास से मिट गया। पर अब जब वो उन घटनाओं को याद करता है, उसे लगता है ये भविष्य तो सच में रूह कंपा देने वाला था। एलिजाबेथ जैक से कहती है कि अपना ध्यान रखना। जैक इंटरनली वादा करता है कि इस बार वो हर चीज को बदलेगा। जब एलिजाबेथ वापस जाती है, वो महसूस करती है कि जैक अब वो नहीं रहा जो कभी डर के मारे छुप जाया करता था। लेकिन फिर भी उसे डार्क मैजिक वाली बात पर यकीन नहीं होता। एलिजाबेथ खुद 6th सर्कल मेज है। अगर जैक ने डार्क मैजिक सीखी होती तो वो जरूर महसूस कर पाती। मार्कीज भी 7th सर्कल मेज है, और वो भी नहीं पकड़ पाया। वो जानती है ये सब मार्कीस या मार्शनेस का फैलाया हुआ जाल है। एलिजाबेथ मार्क्वी के पास जाती है और जैक की रिहाई की मांग करती है। वो कहती है कि जैक कभी डार्क मैजिक सीख ही नहीं सकता। मार्की चुपचाप सुनता है और फिर उसे एक सिग्नल देता है। वो चुप हो जाती है और समझ जाती है कि ये एक चेतावनी थी। मार्की खुलकर कहता है जैक उनके लिए सिर्फ एक टूल है, और जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसकी आइडेंटिटी छिपा दी जाएगी और सबको बताया जाएगा कि जैक मर गया। एलिजाबेथ सन्न रह जाती है। मार्की हैरान है कि जैक ने बिना सर्कल के फेलन को हराया कैसे। एलिजाबेथ को अब समझ आता है कि जो उसने ताले टूटते देखा था वो ऑर्डिनरी मैजिक नहीं था। मार्की आखिरकार जैक को जेल से रिहा करने का आदेश देता है। एलिजाबेथ झुककर शुक्रिया कहती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलती है, वो जैक के भाग चलो वाले शब्दों को याद करती है, और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ती है, क्योंकि उसे यकीन है जिस किस्मत को उसके लिए तय कर दिया गया है उससे भागना अब नामुमकिन है।